नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम अपना साप्ताहिक हर्ष जी के साथ में कार्यक्रम कर रहे हैं। हर्ष जी का स्वागत कर रहे हैं और हर्ष जी से नमस्कार। बात करें उसके पूर्व आप सभी को याद दिला दें, एक तो कि भाई सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन बटन नहीं दबाया वो कृपया सब्सक्रिप्शन बटन अवश्य दबा दें, सब्सक्राइब बटन। और हमारा जो आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर है उस पर भी अवश्य जाएं और वहां से बटेंगे तो कटेंगे की थीम पर बहुत सी सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनका एक है लाभ तो उठाएं। सेफ है भी आ गया नहीं सर, उस पे एक है तो सेफ है भी आया है नहीं। एक है तो सेफ है भी नहीं लाए हैं हम, अभी बटेंगे तो कटेंगे। पब्लिक में तो बटेंगे तो कटेंगे ज्यादा चल रहा है ना। हाँ, तो साहब पिछले हफ्ते से जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि महाराष्ट्र और झारखंड के रिजल्ट्स आ गए। महाराष्ट्र में सुनामी आ गई और झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन जीत गया। अब ये जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन जीता उसको तो मान नहीं रहे, कह रहे ये तो हमको जो है वो टुकड़ा पकड़ा दिया गया और असली जो मलाई थी वो ले गए। तो और क्या इन्हें देते। यही तो राजनीति है। अब आप ये बताइए ना संजय जी कि शरद पवार जैसा आदमी ये प्रतिक्रिया दे रहा है, 84 साल जिसकी उम्र हो चुकी, एक पैर कब्र में जिसे कह देते हैं मुहावरे की भाषा में अगर इस्तेमाल करूं तो उस उनके जैसा आदमी कह रहा है कि ये इससे पहले बीजेपी वालों ने हमें हरियाणा हथिया लिया और जम्मू कश्मीर दे दिया, और यहाँ जो है अब महाराष्ट्र हथिया लिया और झारखंड दे दिया। तो ये तो एक क्या कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का थीम है इन लोगों का। ये हर चुनाव पे चलता रहता है, एक सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म का। और उस पे जो है तड़का जो है ये सुप्रीम कोर्ट के उसने आज लगाई दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जो आज की वो है सर, उसने कहा है कि ईवीएम्स आर टेम्पर्ड व्हेन यू लूज एंड फाइन इफ यू विन। सीधे टिप्पणी की है, द हिंदू का ट्वीट है, मैं पढ़ रहा हूं। और भी उन्होंने तो एग्जाम्पल देके कह दिया है, जो जस्टिस विक्रमनाथ हैं जो भविष्य में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे, उन्होंने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू हारे तब उन्होंने ईवीएम के ऊपर ब्लेम कर दिया और अब जगन रेड्डी हारे तो उन्होंने भी ईवीएम को ब्लेम कर दिया। अब चंद्रबाबू कुर्सी जब पे बैठ गए जाके मजे से। तो यही होता है कि भैया कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा गप। जी बिल्कुल सही बात है। और देखिए, अपनी कमियों पर, अपनी खामियों पे तो सर कोई काम करना नहीं चाहता। किस तरीके से आप टिकट बांट रहे हो, किस तरीके से आप प्रचार कर रहे हो, आपके जो मेन मेन लीडर्स हैं वो प्रचार में मैदान में उतर ही नहीं रहे हैं। मैं अभी किसी चैनल पर एक डिबेट देख रहा था, तो उसमें इनका जो एमवी है उसके बारे में कोई कह रहा था कि साहब उद्धव ठाकरे की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि जैसे वो दिल्ली में सरवण भवन है ना, जहाँ पे साउथ इंडियन फूड मिलता है, आप अगर वहां सरवण भवन में वो बिरयानी सर्व कराने लगेंगे तो फिर आप बताइए ना, आप साउथ इंडियन बेचने के लायक रहेंगे ना आप बिरयानी बेचने के लायक। तो उद्धव ठाकरे की स्थिति तो वही हो रही थी, और आपके सबसे बड़े प्लेयर थे वो। अगर देखा जाए महाराष्ट्र के हिसाब से तो एमबीए के सबसे बड़े महत्वपूर्ण घटक दल वही थे, अरे अगर सबसे बड़े लोकल घटक थे, पॉलिटिक्स की सबसे बात ज्यादा करें। सीटें भी उन्होंने ही जीती हैं। सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं, 20 नंबर। 20 सीटें जीत ली, बताइए आप, इतना बड़ा गजब किया है उन्होंने। हाँ, और मुख्यमंत्री, उनका मुख्यमंत्री का दावा बिल्कुल सही था संजय जी। इससे ये भी पता लगता है कि सबसे बड़ा दल उभरने की उन्हें उम्मीद थी एमबीए में, इसलिए वो अड़े हुए थे कि साहब मुख्यमंत्री जो है हमें होना चाहिए, आप हमें पहले हामी भर दो। और राजदीप सरदेसाई जैसे लोग डिबेट्स में क्या कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे को पहले डिक्लेयर कर दिया गया होता सीएम कैंडिडेट तो बढ़िया नंबर्स आ सकते थे एमबीए के। बताइए अब इससे कौन एग्री हो सकता है उसकी इस बात से? आप एग्री हैं? आपको पता है ना, परफॉर्मेंस की एनालिसिस मैंने पूरी की है इनकी। परफॉर्मेंस एनालिसिस के बाद यह पता चला है, इनकी परफॉर्मेंस एनालिसिस के बाद, कि भाई लोग जो थे, जो 20 सीटें जीते हैं उसमें से 10 सीटें हैं ये केवल मुंबई में जीते। जी, मुंबई में जीतते हैं ज्यादातर तो सीटें ये। केवल मुंबई में जीते हैं और उसके अलावा ये
4 सीटें जीते हैं मराठवाड़ा में और 4 सीटें मराठवाड़ा में जीते हैं और 4 सीटें ये जीते हैं विदर्भ में। एक सीट जीते हैं ये आपके पश्चिमी महाराष्ट्र में और एक सीट जीते हैं कोंकण में। अरे मुंबई में तो सर बीजेपी मुस्लिम सीटों पे जीत गई है, 12 या 14 जीत ली है बीजेपी ने, जिसमें कहते थे कि ये मुस्लिम डिसाइड करते हैं जहां का, वहां बीजेपी जीत गई। इस बात से भी तो परेशान है। और एक बहुत बड़ा जो वर्ग तबका है वो फिर वही डिबेट ले आया है कि क्या मुसलमानों ने वोट दिया है भाजपा को महाराष्ट्र के, वो फिर से शुरू कर दी है कहानी उन्होंने। अरे साहब ये तो आप इनके हालत देखिए कि ये आपकी जो बड़ी सीटें होती है ना, इम्तियाज जलील हार गया। इम्तियाज जलील औरंगाबाद की सीट हार गया। वो असदुद्दीन ओवैसी वाला 162 वोट से जीता है कुल, एक जो जीता है वो मालेगांव सेंट्रल वाला। अच्छा, मालेगांव सेंट्रल में जो जीता है वो 162 वोट से जीता है। वहां पे एक नई 162 पार्टी आ वोट से गई। जीता है वो। उस नई पार्टी का नाम जानते हैं क्या है? इस्लाम। ISLAM, वो काफी सोशल मीडिया पे चल रहा है वो। इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। बताइए साहब, ये क्या मतलब पार्टी है? मतलब नाम नाम भी इस्लाम अच्छा। है उसका, नाम इस्लाम है और सेक्युलर कैसे है वो? भाई यही तो है ना, हमारे गांधी जी और नेहरू जी भारत का यही तो सत्यानाश कर गए। उन्होंने इस्लाम को सेक्युलर कर दिया और हिंदू को कम्युनल कर दिया। हाँ, सही पार्टी बनाई। और देखिए मुसलमान कितना मतलब चालाक वोटर है कि उसने इस्लाम को भी दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया। एकदम से पार्टी पता बनी, नहीं तो किसने अगले किसको दिन ही दूसरे पहुंचाया नंबर पे पहुंचा दिया। वहां पे उनकी संख्या 85% ही तो है, 15% वहां नॉन मुस्लिम भी तो है। लेकिन सर स्वरा भास्कर के पति के साथ आपने बड़ा गलत कराया। आप लोगों ने जो है मतलब उसे, वो बेचारा आखिर के 2-3 राउंड तक तो वो जीत रहा था और एकदम से आपने बैटरी 99% बैटरी बैटरी 99% कराई ईवीएम की, और वो बेचारा 3500 वोटों से हार गया। सारा खेल बैटरी का है। अब देखो आप, बैटरी क्या क्या ना करे। जी, बड़े बैटरी से मजेदार एनालिसिस आ रहे हैं सर इनके। तो आप मुंबई के अखबार पढ़िए, रोज एक से एक मजेदार खबरें निकल के आ रही हैं कि साहब बताइए वहां ऐसे हो गया, वहां ऐसे हो गया। एक सर्वे तो ये भी आया है कि जैसे ये असदुद्दीन ओवैसी पे, समाजवादी पार्टी पे ये सब लोग कह रहे थे ना कि ये वोट कटवा है, ये बीजेपी को जिता रहे हैं, 15 सीटें ऐसी निकल के आई हैं कि अगर वहां एमपीए का कैंडिडेट ना होता ना तो बीजेपी हार जाती। ये हालत है, ये खुद वोट कटवा बन गए, इतना नीचे चले गए। ठाकरे तो एक जगह चौथे नंबर पे पहुंच गया और 7 या 8 सीटों पे तो तीसरे नंबर पे रहा है ठाकरे। ये हालत रही उसकी तो। अब आप ये देखें कि आखिरी राउंड में 19 राउंड कुल हुए हैं इनके फहाद के। तो 18वें राउंड में ये आगे थे। बल्कि 17वें राउंड तक ये आगे थे। हाँ, 162 वोट से, 162 वोट से। अब ये सना मलिक जो है वो 18वें राउंड में अचानक करीब 1700 वोट इसने एक्स्ट्रा ले लिए। तो सर उसका बूथ होगा कोई वहां पे खुल गया होगा वो, और तो उसके बाद 19वें राउंड में उसने 1800 वोट ज्यादा ले लिए। अब इसमें अगर ये हार गए तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? बिल्कुल। और ऐसी कौन सी बड़ी लीड थी? 162 160 वोट से ही तो आगे चल रहा था सर। वो 17वें कह रहा राउंड है तक कि मैं साहब लगातार आगे 162 चल वोट, रहा था। हाँ, तो 162 ये तो वोट कुछ से भी आगे नहीं था। होती। नहीं तो बहुत बड़ी मार्जिन थी 162 वोट। उसे उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन नवाब मलिक हार गया सर, नवाब मलिक हार गया, लड़की तो नवाब जीत मलिक गई। तो बुरी तरह से हारा, वो तो कहीं था ही नहीं, हम्म, हम्म। कंटेंशन में ही नहीं था वो कहीं दूर दूर तक।
लेकिन आपने रवीश मलिक आपके रवीश मलिक कह रहा हूँ, आपके रवीश कुमार जी का भाषण सुना इसके ऊपर आपने? नहीं सर, उन्होंने तो कोई इसका कोई विश्लेषण किया नहीं। उसने तो अरे किया एक था साहब। महाराष्ट्र और झारखंड उन्होंने को लेके एक वीडियो उन्होंने ये बनाया कहा इन्होंने। था ये पब्लिक को क्या हो गया है कि पब्लिक जो है वो जो फ्रीबीज जो मोदी देता है उसको तो अच्छा, वो मान वाला लेती है। वीडियो क्लिप जो आप कह रहे हो कि वो झारखंड में तो वो तारीफ कर रहा था कि ये योजना लेके आए हैं, और महाराष्ट्र में जो है वो फ्रीबीज दे रही है। हाँ, वो तो वो वीडियो मैंने देखा उनका। वो दोनों दोनों में अलग अलग बात कह रहा है। कल्पना सोरेन की बड़ी तारीफ कर रहा है कि कल्पना सोरेन ने चुनाव अपने कंधों पे उठा लिया, और इस तरह का विश्लेषण तो मैंने सुना है, रवीश कुमार ने किया है। लेकिन वैसे इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा लोगों ने अभी, खासतौर से ये जो लेफ्ट मीडिया है दिल्ली वाला, इन लोगों ने ज्यादा बड़े एनालिसिस कोई करे नहीं है। लोगों ने ये गालियां तो रियलाइज दे रहे हैं किया ना। है। जी। गालियां तो दे रहे हैं ना हाँ, कांग्रेस वो को। गालियां तो दे रहे हैं ना, कि जैसे अब वही जो योगेंद्र यादव जैसे लोगों को सोशल मीडिया पर काफी सुनना पड़ रहा है, जो सुनामी की बातें पहले करते रहते थे, उन्हें यहाँ की सुनामी नहीं दिखी। और खासतौर से जो मेन स्ट्रीम मीडिया के कई जर्नलिस्ट हैं, उन्हें बड़ा इस पे सुनने के लिए मिल रहा है। जैसे वो मैंने आपको बताया भी था एक बार आपके चैनल पे कि वो एक एंकर है वहां, प्रीति चौधरी। उसकी हाँ, प्रीति चौधरी के खूब मजाक उड़ रहा है। उसका खूब मजाक उड़ रहा है, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं तो जहां जहां पर गई हूँ मराठवाड़ा में और विदर्भ में, फलाना ढिमकाना, किसानों में आक्रोश था, ये था, और मराठवाड़ा में तो क्लीन स्वीप कर दिया है बीजेपी ने। मराठवाड़ा में 46 में से 40 सीटें जीती है महायुति ने। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। और अब वो जो इनका वो है आंदोलन जीवी, वो भी कह रहा है कि साहब हमने तो सबको छूट दे दी थी, आप किसी को भी वोट दे दो। वो जो पाटिल जरांगे। जरांगे पाटिल, वो अक्लमंद है, उसने हवा का रुख नीचे पहचान लिया। वो तो तो ये उसने कह कहा रहा है ठीक है भाई। कि इस बार जो है 288 में से 204 पता नहीं कितने जो है मराठा एमएलए जीत कर आए हैं, तो इस बार काम हो जाना चाहिए, देना चाहिए इन लोगों को, रिजर्वेशन कराना चाहिए। उसने तो ये बयान दिया है। देखिए साहब, मराठा की जो परिभाषा है वो हर एक व्यक्ति की अलग है महाराष्ट्र में। क्योंकि शिवाजी की छत्रपति शिवाजी महाराज की जो परिभाषा थी मराठा की, उसमें सब शामिल थे। हम्म। उसमें हाँ, सब शामिल पूरा थे। महाराष्ट्र, हाँ सही बात है। वो जाति नहीं, वो तो एक पूरी उसकी बात कर रहे थे, क्षेत्र की अपने, तो पूरे वो तो महाराष्ट्र उसमें की। सारे हिंदू शामिल थे। वो तो हिंदवी स्वराज था। हम्म। अब ये जो है वो मराठा में कभी कोई कुड़बी आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कोई धनगढ़ आ जाता है, कोई धनगढ़ कह रहे हैं हमको शेड्यूल ट्राइब बना दो। तो ये बड़ा ही वेग सा कॉन्सेप्ट कर दिया इन लोगों ने आपस में झगड़ झगड़ के। हाँ, मैंने भी तमाम लोगों के विचार कई बार सुने। मैं भी आज तक नहीं समझ पाया कि असल में ये मराठा है कौन। अब जैसे इधर कह देते हैं ना कि साहब क्षत्रिय हैं, यूपी में या अपने इधर इस साइड में राजस्थान में कहते हैं कि भाई ये क्षत्रिय हैं, तो उसमें भी ये भी तय करना पड़ेगा भाई क्षत्रिय में कौन कौन शामिल है। आपने किसे किसे मान लिया। तो ऐसे ही मराठा का भी मुझे लग रहा है कि ये लोगों को अभी क्लियर नहीं है वहां पे। हम्म। तो अब आपने पुण्य प्रसून वाजपेयी को सुना? जी, पुण्य पुण्य प्रसून वाजपेयी को बिल्कुल सुना। और पुण्य प्रसून वाजपेयी को सुनना जो है वो किसी टॉर्चर से कम नहीं होता। आप अगर उनका आप उनका वीडियो अगर कभी सुने, तो वो समझ ही नहीं पाते कि वो जो लच्छेदार भाषा करते हैं इस्तेमाल, और बड़े अलंकारिक और उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो यही उनके किसी वीडियो को देख के आप ये समझ नहीं सकते कि वो किसके साथ हैं, किसके खिलाफ हैं, और वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप निचोड़ नहीं निकाल सकते उनके वीडियो से। और जब वो टीवी की दुनिया में थे सर, तो पुण्य प्रसून जी के बारे में ये मशहूर था, जब वो आज तक वगैरह में हुआ करते थे, कि ये एकमात्र एंकर हैं जिन्हें टेलीप्रॉम्प्टर पर स्क्रिप्ट पढ़े बिना इंट्रो बोलने की आदत है। कि इतना अच्छा इनका शब्द का ज्ञान है, और इतना बढ़िया इनकी भाषा, वाक्य विन्यास वगैरह इतने अच्छे हैं। लेकिन मैं उनका यूट्यूब चैनल पे जब कभी भी देखता हूं, मैं तो साल में एक आध दफे कभी देखता हूं। अभी चुनाव की वजह से मुझे एक वीडियो बनाना था मेल्ट डाउन वाला, तब मैंने इन सबको देखा। तो वो तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे थे। बस ये जरूर समझ में आया है, इन सभी का ही जो एक वो है। अब हालांकि ये खुल के नहीं कहते, वीडियो के टाइटल में उस बात को नहीं लिखते,
इनका एक खुल के एक बात सामने आ गई है कि अब ये सब लोग राहुल गांधी से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अभिसार ने अपने चैनल पर वीडियो में साफ कहा कि राहुल गांधी चुनाव में टाइम पे निकले ही नहीं, ना उन्होंने कोई कैंपेन किया, ना उन्होंने टिकटों में इंटरेस्ट दिखाया। इस तरीके से आप 100 जन्म में भी नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। और बताता हूं, वो जो अभिसार शर्मा है न्यूज क्लिक वाला, उसने अपने वीडियो में नाना पटोले पे भी ये आरोप लगाया है, जैसे कि वानखेड़े ने केसी वेणुगोपाल पे लगाया था कि साहब नाना पटोले जो है वो उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ खबरें प्लांट करा रहे थे मीडिया में कि ये गुपचुप रूप से फडणवीस और अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं। ये उसके वीडियो में आप सुनिएगा, उसने कहा है ये। तो ये हालत है, ये हालत हो गई है इन सब की, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं ये। अब दबी छुपी जुबान से ही सही, लेकिन ये सब लोग मानने लगे हैं कि भाई अब मोदी से लड़ना जीतना जो है राहुल के बूते से बाहर हो चुका है। ना राहुल के पास कोई प्लानिंग है, ना उसकी पर्सनैलिटी में वो दम है, और ना ही वो इंटरेस्ट लेता है कायदे से। देखिए आशुतोष ने क्या कहा। क्या कहा आशुतोष ने? आशुतोष ने कहा कि बटेंगे कटेंगे की राजनीति फेल हो गई और रेवड़ी राजनीति जो है वो जीत का अचूक मंत्र बन गई। हाँ, ये तो कहेगा ही ऐसा। लेकिन शरद पवार कहते हैं कि साहब नहीं, ये बटेंगे और लेकिन एक शरद ट्वीट पवार का आपने, स्टेटमेंट सुना कि नहीं आपने? एक उन्होंने कहा आशुतोष का मैं एक ट्वीट बता दूं आपको। इसने कहा कि थैंक गॉड जॉर्ज सोरोस इज ब्लेम्ड, नॉट जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को ब्लेम नहीं किया गया, जॉर्ज सोरोस को ब्लेम किया गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का फोटो इसने अपनी आईडी में लगाया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू से बड़ा प्रेम हो गया इसको। ये तो इसने अडानी के संदर्भ में कहा था, चुनाव के संदर्भ में नहीं हाँ, कहा था। 3 दिन पहले कहा इसने। हाँ, ये तो अडानी के संदर्भ में कहा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आशुतोष जी कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे फेल हो गया और वो सफल हो गया, क्या बोलते हैं आपको, रेवड़ी की फ्रीबीज। राजनीति। लेकिन शरद पवार जी ने इसके ठीक उल्टा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जो यहाँ आए और उन्होंने ये जो बटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा लगाया, इसका बहुत इम्पैक्ट हुआ। वो तो पहले दिन से ही कह रहे थे। शरद पवार तो अब आप लगातार इसके बारे में कह रहे थे। जब योगी जी की यहाँ पे सभाएं हो रही थी, शरद पवार ने तो ये बात शरद पवार अपने स्टैंड पे कायम है। शरद पवार उसी समय से ये बात कह रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि भाई बाहर से आके कोई भी इस तरह से कैसे कह सकता है। वो तो इसका विरोध कर चुके थे, और कुछ लोगों ने तो ये भी नैरेटिव चलाया इसमें कि भाजपा और महायुति के भीतर भी योगी जी की रैलियों को लेकर आपस में जो है सामंजस्य नहीं था, वरना योगी जी की कुछ और रैलियां होने वाली थी, वो कैंसिल कराई गई कि भाई अजीत पवार और ये सब लोग असहज हो रहे हैं। लेकिन अब जो नतीजे में देख रहा हूं, उसके बाद तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर योगी जी ने और रैलियां की होती तो एमबीए का क्या क्या और की होती क्या तो हाल क्या हाल हुआ होता। देखिए मुंबई में ये सारे जितने भी क्षेत्र हैं उसमें यदि देखा जाए तो सबसे तगड़ी टक्कर मुंबई में ही मिली है महायुति को, क्योंकि मुंबई की 36 सीटें हैं कुल और 36 सीटों में से 21 ही जीते हैं। 15 सीटें भाजपा जीती है, वहाँ पे वो जो 18 सीटें या 19 सीटें लड़ी थी उसमें से, और शिवसेना वहाँ केवल 6 सीटें जीत पाई है। वहाँ पे उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को मात दी है मुंबई के अंदर। हाँ, 10 सीटें वहाँ जीत पे ली उसने। वहाँ वो 10 सीटें जीत गए। लेकिन इसमें भी एक कैच है। इसमें कैच ये है कि भाई बाकी पूरे महाराष्ट्र में हमारे उद्धव जी जो हैं वो बिल्कुल मिसिंग हो गए, कहीं नहीं दूर-दूर तक नहीं दिख रहे। तो सर उसमें उद्धव को तो मुंबई में तो जो कांग्रेस का भी तो वोट मिल रहा था ना, ये भी तो आप मानिए ना, उसमें कांग्रेस का वोट भी तो शामिल है। अगर शिंदे 6 भी जीत पाया है तो शिंदे तो अपने और बीजेपी के दम पे, अपनी जो हिंदू वोट है अपने उसके दम पे जीत पाए ना। ये तो ज्यादातर सीटें जो है मुस्लिम वोटों के प्रभाव से जीत पाए ना ठाकरे वाले। तो ये तो मुंबई में तो इतना तो होना ही है। और देखिए अभी जो है कोई एनालिसिस में कहीं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि साहब शिवसेना की अब आखिरी परीक्षा होनी है जब बीएमसी का होगा, क्योंकि अब उसके पास बीएमसी के अलावा कुछ नहीं बचा है शिवसेना के पास। अगर वहां पे भी जो है अगर शिंदे और ये बीजेपी कर ले जाते हैं तो फिर पार्टी ही खत्म होने के आसार हैं अब तो, शिवसेना यूबीटी के।
उसके आसार आप बन गए हैं। और एनसीपी तो शरद पवार वाली मुझे लगता है कि आप खत्म ही मानिए जिस हालत में वो पहुंच गई है। पूरे स्टेट में 10 सीट, शायद ये आज तक का सबसे खराब प्रदर्शन यही होगा इनका जब से बनी होगी पार्टी। तो वो तो है। हाँ 20 सीटें तो क्या होती, तो कांग्रेस तो 15 ही जीती है। लेकिन साहब एक और भी बड़ा मजेदार चला है कि जितना जितना ये सारे मिलकर जीते उससे ज्यादा अकेले वो जीत गया शिंदे। पूरे एनडीए से ज्यादा तो वो 57 हो गए 46। बात तो सही है, इसमें गलत तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एक बात बताइए सर, अगर ये अलग लड़ी होती भाजपा और ये शिंदे और ये अजीत पवार ये इनके साथ ना रहे होते तो मतलब कोई चांस मुझे लग नहीं रहा था कि भाजपा की जो है अपने दम पर जो है बेहतरीन मेजोरिटी कहीं 180 200 के आसपास सीटें ना ठहरती जाके, अगर परिस्थितियां और रही होती या नहीं। अ, नहीं, क्योंकि शिंदे के रहने से मराठा सेंटिमेंट भी कंट्रोल में आ गया ना पूरी तरह से। शिंदे के रहने से ये फायदा तो हुआ, हाँ कि भाई इसको एक तो आप मराठा डिनाई नहीं कर वो सकते। साथ हैं, अजीत पवार का भी मराठा वाला जो है वो भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत रहा ही है, ये बात तो खैर है। लेकिन वैसे जो पिछले 3 चुनाव आप देखें तो ये मैं जैसे आपको याद होगा कि दिल्ली में जब सबसे पहला चुनाव हुआ था तो केजरीवाल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और फिर शीला दीक्षित तो इन्होंने कांग्रेस वालों ने समर्थन दे के सरकार बनवाई थी, वो 49 दिन चली थी इनकी। तो उसके बाद जब केजरीवाल की सरकार गई थी तो फिर वो 67 सीटें जीत के आए थे। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फडणवीस और बीजेपी के प्रति जो है पिछले दो दो चुनावों से जो है माहौल कुछ ऐसा भी बन रहा था कि यार ये गलत हुआ फडणवीस के साथ के, नंबर तो इसी का था सीएम बनने का और सीएम इसको बनने का मौका नहीं मिल पाया। एक थोड़ी सी एक वो जो मतदाता के अंदर एक सिंपैथी थी ना कि नहीं यार इसे चांस एक और मिलना चाहिए था और ये डिजर्व करता था, कुछ उस तरह का भी रुझान मतदाता का मुझे लगा। करेक्ट। हाँ और दूसरा वो जो दोपहर बाद वाला मामला, हम मुंबई गए थे तो उसमें लास्ट दिन हमें एक बात और भी पता लगी थी, शायद पता नहीं हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया कि नहीं। उसमें एक बड़ी फैक्टर ये था कि ये जितनी भी सोसाइटी हैं मुंबई में, खासतौर से जितनी हाई राइज सोसाइटीज हैं या फिर जो ये वैसी सोसाइटी होती है जिसमें गेट वेट लगा के लोग सोसाइटी बना लेते हैं, जितनी भी RWA वाली, तो इसमें पिछली बार अभी लोकसभा चुनाव में 150 बूथ लगे थे, अब की बार 1138 बूथ लगाए इन्होंने। उसका बड़ा इंपैक्ट हुआ है और बताते हैं कि उन सब में 3 बजे के बाद वोटिंग हुई, लोग खा पी के आराम करके शाम को वोट डालने के लिए गए। और आपको याद होगा कि आखिरी के 2 घंटों में जो है मतदान प्रतिशत 12 से 14% बढ़ा था, वरना ये 50% के आसपास ही अटक रहा था और फिर पहुंच गया 61% 62%। उसका नहीं बड़ा नहीं, प्रभाव पड़ा। 66% हुआ है लास्ट में। हाँ 66% तो ओवरऑल, लेकिन मुंबई में 61 पॉइंट समथिंग रहा मुंबई में। महाराष्ट्र का तो 66% हुआ, लेकिन मुंबई में 61 के आसपास 61 प्लस कुछ रहा है इस तरह का। इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा है कि वोटर को इन्होंने ये समझे कि परिस्थिति क्या है कि एक आदमी जो है अपना सोसाइटी से निकले 2 किलोमीटर दूर वोट डालने के लिए जाए, ये प्लानिंग भी बढ़िया थी। जितने ज्यादा बूथ लगाए गए उसका भी फायदा हुआ, वरना मुंबई में जो है 50 52 51% का ही एवरेज रहता है पोलिंग का। तो अब आपके और जो मित्र हैं वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा आप हमें बताएं, क्योंकि अभी देखिए योगेंद्र सर, यादव ने ये ट्रंप के जीतने के बाद तो योगेंद्र यादव ने अब पूरी जो डेमोक्रेसी है या जो प्रजातंत्र का जो सिद्धांत है प्रजातंत्र का, उसके ऊपर ही सवालिया निशान लगा दिए थे। और उसमें ये कहा था कि यदि ट्रंप जीत सकता है या यदि मोदी जीत सकता है 2019 में, तब तो इसका अर्थ ये है कि भाई प्रजातंत्र के ऊपर ही पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्या कि प्रजातंत्र जो है वो एक सही प्रणाली है। अब इन्होंने कह दिया है कि साहब कि वो ढाका मॉडल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रजातंत्र के माध्यम से तो हम मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं। तब तो ये फिर तो हमें योगेंद्र यादव क्या, ये जितने भी हैं ये सारे वामपंथी कह रहे हैं। पुण्य प्रसून कह रहा है कि उसने भी वीडियो में अपने ये कहा है कि अब जो विपक्ष वाले हैं इन्हें कह देना चाहिए कि जब तक
ईवीएम से मतदान होगा, तब तक हम जो है चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इस तरह का इन्हें फैसला लेना चाहिए। ये तो मुझे लगता है कि कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी टिप्स दी गई है। और जैसे कि आप अभी बता ही रहे थे कि योगेंद्र यादव ने तो आज लेख भी लिख दिया इंडियन एक्सप्रेस में, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन लेख लिखा है कि साहब इस तरह की वो चीजें अपनाई जानी चाहिए। तो ये तो जाना ही चाहते हैं उसमें ही, पाषाण काल में ही। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती सर, ये उसमें तो ये पाषाण काल में जाना चाहते हैं, जब मंदिरों का सर्वे होने लगता है, मस्जिदों का सर्वे होता है, उसमें ये वर्तमान में और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वो सब चीजें ले आते हैं, उसमें यथास्थिति चाहते हैं ये। कि साहब जैसा था वो 47 से बाद 47 में ऐसा कैसा रहना चाहिए। तो मैंने तो कहा है हम्म, भाई, आप ये देखिए कि पहले जो चुनाव होते थे वो कैसे होते थे। भारत में जो चुनाव हुए हैं, जो पहले 2 चुनाव हुए 1952 के और 1957 के, वो कैसे होते थे? उसमें बैलेट पेपर मार्क नहीं हुआ था। बैलेट पेपर पे प्रत्याशियों के नाम नहीं छपते थे। उसमें जो है वो ना बैलेट पेपर पे सिंबल छपते थे। केवल ये होता था कि हर स्थान पर अलग-अलग बैलेट बॉक्स पे सिंबल लगा के रख दिए जाते थे। एक बैलेट बॉक्स पे कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। जिसे दूसरे देना है बैलेट उसी के बॉक्स में पे डाल दो। हाँ, तो आपको एक कागज़ दिया जाता था, उसको आप ले जाके जिसमें चाहे उसमें डाल दें। उसके बाद इतना आसान हो जाता था, उनको कहीं भी मिक्स करके इधर से उधर करना कोई समस्या ही नहीं थी। सारे इसका बड़ा उठा के एक सुंदर में डाल उदाहरण लो चाहे, सारे उठा बड़ा के एक में सुंदर डाल लो। उदाहरण है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1952 में रामपुर से चुनाव लड़े, हार गए। आज बिशन चंद्र सेठ चुनाव जीत गए और उनको डीएम ने कहा कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा, आधा पौन घंटा, उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आधा पौन घंटा कोई बात नहीं, तब तक मैं जरा अपना जुलूस-वुलूस का इंतज़ाम कर आता हूँ। तो हम जुलूस-वुलूस का इंतज़ाम करने गए, तब तक कांग्रेस वालों ने ऊपर फ़ोन किया कि साहब अबुल कलाम आज़ाद तो चुनाव हार गए। नेहरू जी का फ़ोन आया गोविंद वल्लभ पंत के पास कि अगर आज़ाद चुनाव हार गए तो तुम कल चीफ मिनिस्टर नहीं रहोगे, रेज़िग्नेशन भेज दो। इस्तीफा भेज देना। हाँ, तो गोविंद वल्लभ पंत ने फ़ोन किया डीएम को कि यदि तुमने इनको हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया, तो कल तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। उसने सारे बॉक्स मिलवा दिए। तो उसने जो है कुछ नहीं, उसमें क्या है कि भाई जिनके जिस तरह से थे, मार्क तो थे नहीं किसी के, हाँ, हाँ। तो वो अब बड़े-बड़े ड्रम्स में अलग-अलग डाल दिए गए थे और उनको गिन लिया गया था। तो एक ड्रम से उठाए, उसमें कोई 10 कलाम साहब के में 10,000 से डाल। हारे थे, तो एक ड्रम से कोई उठाए और दूसरे ड्रम में डाल दिए और उनको इन्फॉर्म कर दिया कि रिकाउंटिंग होगी। अब वो बड़े तड़पे कि आपने तो हमें डिक्लेयर कर दिया था, ऐसा हो गया था कि नहीं, नहीं रिकाउंट होगा और रिकाउंट में वो हार गए। तो इस तरह से चुनाव होते थे। जो लोग बात कर रहे हैं, तो इनसे पूछो हाँ, कि भई वो हाँ। सिस्टम में जाना ये चाहेंगे सर क्या? बैलेट 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 वाले में तो हमने अपने सामने होते देखे हैं, हम जब नहीं, कॉलेज नहीं, टाइम में थे बैलेट बैलेट के तो बॉक्स जो तब तक हमने हुए हैं। देखे हैं, हम और आप जब वोट देने लायक हुए हैं या उससे पहले ही 1962 से तो सिस्टम बदल गया था। तब बैलेट पेपर्स पे बाकायदा प्रिंटेड बैलेट पेपर्स जिस पे आप निशान सबके लगाते नाम थे। होते थे। हाँ, और निशान लगा के एक ही बैलेट बॉक्स में सारे डाले जाते थे। फिर उनकी अलग-अलग उनकी सॉर्टिंग होती थी, पहले फिर तो कुछ था बंडल ही नहीं। बनते थे। अब आपका जो है वो एक एक का बैलेट बॉक्स आया, वो आया उठा के दूसरे में डाल दिया। कांग्रेस तो पहले 2 चुनाव जो है वो पूरी तरह से फ्रॉड से जीती। बिल्कुल सही बात है। और सर इसमें ये भी होता था जब तक ये मतदाता पहचान पत्र नहीं बने थे, आप वो दौर भी तो याद कीजिए। कोई भी किसी का वोट डाल देता, अगर उसमें लिखा हुआ है कि ये संजीव कुमार 25 साल का लड़का कोई भी जाके उसका वोट डाल लिया, वही संजीव कुमार। पता लगा असली संजीव कुमार वोट डालने के लिए गया तो पता लगा उसे कह दिया गया भाई तुम्हारी तो वोट डल गई। ये सब लोग तो ऐसे ही करते थे, लड़के प्लान कर लिए जाते थे। बूथ कैप्चरिंग इसे तो कहते थे, साइलेंट बूथ कैप्चरिंग जो होती थी। हमारे पिताजी तो चुनाव में ड्यूटी बहुत देते थे। वो बताते थे कि बार बार 5 लड़के वही दिन भर आ रहे हैं,
हम कह रहे भाई क्या बात है, तुम बार बार तुम ही आ रहे हो वोट डालने के लिए। कह रहे भाऊ जी आप भी चाय पानी पियो, खाओ पियो, क्यों क्यों परेशान हो रहे हो, चलने तो जैसे चल रहा है। कि भाई वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट कोई क्षेत्र का अधिकारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इस तरीके से पोलिंग भी होती हुई देखी है। तो ये लोग तो उस दौर के हैं। और ये जो मायावती जैसे लोगों पे होता है सर आश्चर्य, जो ईवीएम पे सवाल उठाने लगते हैं। मायावती तो कभी चीफ मिनिस्टर ना बन पाती अगर वोटर आईडी नहीं बनी होती तो, फोटो वाली। वरना दलित और इनके तो जो है शेड्यूल कास्ट वगैरह के तो वोट ही गांव में नहीं डलते थे, पहले डाल दिए जाते थे इनके सबके वोट। तो ये हाल था कांग्रेस के टाइम में। जी हाँ। तो अब जो है ये रो रहे हैं। हाँ बाकी आप देखिए अशोक वानखेड़े को आपने नहीं सुना। अशोक वानखेड़े ने पूर्व संध्या पर सबको चेतावनी दी कि भाई देखिए आप लोग बिल्कुल सावधान रहिएगा, ये चुनाव आप जीतने वाले हैं, किसी भी तरह का आप बैलेट बॉक्स ढिलाई, वगैरह इनकी रक्षा ढिलाई करिए मत बरतिएगा आप, पूरी ईवीएम की मतगणना में। मतगणना में पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। और ये वो पूरा उन्होंने एक कहिए कि एक प्रोटोकॉल जो है वो सबको बताया, प्रिस्क्राइब किया। तो ऐसा और लोकसभा चुनाव के समय नहीं कहा गया था क्या सर, आप याद कीजिए। कहा गया उसके था कि सब लोग पहुंच जाएं, मतगणना में गड़बड़ करे या सकते हो। उस समय तो दंगा फसाद करने की हालत हो गई थी। कांग्रेस वालों ने कहा था, अखिलेश यादव इन सब लोगों ने कहा था कि वहां इकट्ठे हो जाओ आप लोग। इन लोगों की तो हालत है। और अशोक वानखेड़े का तो सर अब अशोक वानखेड़े का तो हमने नाम ही ढोल रख दिया है कि साहब इनका जो ढोल है ना, जैसे एक ढोल हमने रखा था सतपाल मलिक, तो ये दूसरा ढोल ये बन गया है इनका। तो ये तो चुनाव से एक दिन पहले ये कुछ कहते हैं, अगले दिन ये कुछ और कहने लगते हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट 180 डिग्री घूम जाते हैं। अब ये वही उसी लाइन पे आ गए हैं कि कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना आता है, प्लानिंग नहीं है, देखिए अमित शाह क्या कर रहा है। और इन्होंने तो यहां तक कहा अशोक वानखेड़े ने तो कि साहब 2 गुजरातियों ने सारे मराठाओं को हरा दिया। अब हाँ। 2 गुजरातियों ने सारे अब वो मराठाओं को ये हरा कह दिया। रहा है कि साहब कि ये गुजराती मराठा हो गया और महाराष्ट्रियन ने इसका कोई ध्यान नहीं रखा कि क्या हो रहा है, और उन्होंने उठा के महाराष्ट्रियन को जिता दिया। वो तो भाई। और अब ईवीएम के लिए अशोक वानखेड़े जो है वो ईवीएम मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब सब कुछ जो है ईवीएम से हुआ है, और कोई उदाहरण निकाल रहे हैं कहीं से कि यहाँ पर जो है किसी गांव में कि साहब की यहाँ पर 0 वोट मिले कांग्रेस प्रत्याशी को, ये जबकि हर साल कांग्रेस निकाल के प्रत्याशी। लाते हैं। ये हाँ। यूपी के चुनाव में भी निकाल के लाए थे ऐसा ही एक आंकड़ा। पता नहीं इन्हें कौन देता है ये निकाल के, ये हर हर चुनाव में निकाल के लाते हैं। लेकिन दिल्ली में तो जो कई पत्रकार साथी हैं हमारे, उन सब ने अब एक सोशल मीडिया पर काफी कुछ पोस्ट वोस्ट लिखी इन्हें लेकर। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी राज्य का आपको सही मायने में चुनाव का रुख क्या है, वहां पर किसकी जीत हो सकती है, इसका अनुमान लगाना है, तो अशोक वानखेड़े को सुनो। वो जिसे जिता रहे हैं समझ लीजिए उससे दूसरा जीत रहा है उल्टा। इतना उल्टा इनका आकलन होता है। अभी अशोक लेकिन मुझे वानखेड़े लगता कह है रहा कि है। अगर ये मराठा और गुजराती वाली बात ज्यादा करेंगे ना सर, तो फिर अभी मुकदमा होगा इनके खिलाफ, अब मुंबई में होगा। और ये अब की नहीं बार नहीं फिर नहीं, गिरफ्तारी वो होगी इनकी। केसी वेणुगोपाल के खिलाफ जो बोला था उसमें तो कांग्रेस ने ऑफिशियली इनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। हाँ तो वो तो करा था सर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसमें तो फिर कांग्रेस वाला बताते हैं कि पवन खेड़ा वगैरह ने मीडिएट करके बचाया है इन्हें, जो अभी तक है। क्योंकि उसमें फिर आगे मामला बढ़ा नहीं है। उसके बाद ये तो पता लगा कि मुकदमा हुआ है, वो तो इसलिए पता लगा ना क्योंकि उसमें अमित मालवीय ने उसकी वीडियो को शेयर कर दिया। तो केस तो अमित मालवीय हुआ, लेकिन उसमें एक सेकंड पार्टी ये भी थे वानखेड़े, वो तो ऐसे लीक हो गया। वरना ये तो पता भी नहीं लगने देते कि मेरे खिलाफ कांग्रेस वालों ने मुकदमा कराया। और इतने बड़े पत्रकार बनते हैं, किसी भी चैनल पर मैंने इनके उसके बाद के कई वीडियो सुने, किसी पे उसका जिक्र नहीं किया। और ना इनसे किसी ने, अजीत अंजुम जैसे लोग हैं, उन्होंने किसी ने सवाल पूछा कि भाई वानखेड़े जी आपका मुकदमा हुआ था, वो कैसे रफा दफा कराया आपने। कोई पूछता भी तो नहीं है इनसे। वो कह रहा है कि महाराष्ट्रियंस ने मराठी अस्मिता छोड़ दी है, और वो अ, गुजरात के सामने नतमस्तक हो गए हैं, और हाँ उनको कोई भी जरा सी भी कोई उनके पास आदर सम्मान नहीं रहा उनके छत्रपति शिवाजी महाराज का। ये हाँ, वे तो कहा कि उसने कह छत्रपति दिया। शिवाजी का जो है अपमान किया था इन्होंने महायुति वालों ने, और उसके बाद भी उसे वोट दे दी। यहां तक का पता नहीं कहाँ अपमान किया। वो जो एक मूर्ति गिर गई थी उसी को लेकर अपमान मान रहे हैं क्या। सिंहदुर्ग में जो मूर्ति गिरी थी, पता नहीं उसी की कहानी कह रहे थे क्या। ये इलॉजिकल बातें करते हैं, इनका कुछ सिर पैर है नहीं। और और कुछ इनकी निकाल के लाया है कि साहब 84 विधायक इस्तीफा देंगे
कौन से 84 विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, पता नहीं। हाँ, ये मैंने भी टाइटल देखा, उस एक वीडियो का लगाया हुआ था, पता नहीं कौन से 84 विधायक इस्तीफा दे रहे थे। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शिंदे वाले और अजीत पवार वाले सारे इनसे इस्तीफा दिलवा के वापस इन्हें शरद पवार के साथ ले जा रहे हो, कुछ इस तरह का ऑफर लेके। एक बात आपको पता है कि नहीं पता है? जी। एक बात आपको पता है, ये 13 विधायक, 13 बीजेपी के जो इनके कॉन्टेस्ट किए थे, तो शिवसेना के टिकट पर 13 बीजेपी के कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा था, उसमें से 7 जीत गए। हाँ, जैसे ये साइना एनसी वगैरह जो इन पे थी ये। हाँ, इसी तरह से एनसीपी के सिंबल पर 6 बीजेपी के कैंडिडेट्स लड़े थे, उसमें से 3 जीत गए। तो ये 7 और 3 तो आप निकाल दीजिए उसमें से, 84 के काउंट में से। वैसे भी 84 नहीं बल्कि ज्यादा होता है। अब जिस समय वो 84 की बात कर रहे थे, बाद में बढ़ के वो 98 हो गया। हाँ। तो बाकी सारे रिजाइन करेंगे, ये 10 तो नहीं करेंगे। ये सर है ना, इन लोगों की सोच क्या है? ये कहने के लिए तो ये कहते हैं कि सरकारें गिराने के लिए जो है अमित शाह और ये सब जो है षड्यंत्र करते हैं, लेकिन कायदे से ये वो लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बढ़ाते हैं और लोगों के दिलों में प्लांट करते हैं। ये दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि ऐसा संभव है, ये उम्मीद नहीं छोड़ते ना सर ये अंतिम समय तक कि एनी हाउ किसी ना किसी तरीके से बस रोका जाए। फिर आप देखिए कि ये क्या कहेंगे जिस दिन एग्जिट पोल आएगा, उस दिन कहेंगे कि भाई एग्जिट पोल जब आएगा हम तो तब बताएंगे। फिर सुबह जब 10 बजे रुझानों में भाजपा आगे लगेगी तो कहेंगे कि तो अभी तो शुरुआती रुझान है, अभी तो 1-2 राउंड ही हुआ है। फिर 10 बजे कहेंगे कि अभी कुछ नहीं है, देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, कभी वो आगे हो जा रहा है, कभी ये समझ लीजिए कि ये 12-1 बजे तक भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो इनकी तो मानसिकता है, ये अंतिम समय तक जो है वो कांग्रेस के प्रति जो इनकी वफादारी है, इनकी जो लगन है, वो उसमें ये कोई कसर छोड़ते नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है कि कांग्रेस वाले जो है इनको इज्जत नहीं देती, इनकी मेहनत का फल नहीं देते। आशुतोष को आज तक बेचारे को नेहरू जी की फोटो लगाने का डीपी में क्या फायदा हुआ बताइए? कुछ नहीं है, तो लगाए घूम रहा है ना। आप बताइए, जिन लोगों को ये गोदी मीडिया कहते हैं, किसी भी पत्रकार की बात, ये जितने भी पत्रकारों को इन लोगों ने बैन कराया था, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी है, अमन चोपड़ा है, अशोक श्रीवास्तव है, जितने भी पत्रकार जिनको इन्होंने बैन करवाया था, क्या किसी ने नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई आज तक अपने डीपी में? है इनको मतलब मुंह है इनका ये किसी को ये कह सकें? आप जो है खुलेआम जो है नेहरू जी की फोटो लगा के आप चैनलों पे आते हैं और मोटे पैसे कमाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है सर कि आज तक कई चैनल जो है उनके, आज तक वाले, टाइम्स नाउ, इनके पैनल में लगातार आशुतोष का नाम है और ये अच्छा खासा पैसा लेता है उनसे। उसका पैनल में नाम आप लोगों ने किस लिए किया हुआ जब वो घोषित तौर पे एक तरह का कांग्रेस प्रवक्ता ही है, और ये दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं। अब सबा नकवी जो है और तहसीन पूनावाला, ये तो खुल के कह रहे हैं कि ये ईवीएम वाली बकवास बंद करो। हाँ, तहसीन पूनावाला तो कई बार कह चुके ये बात। ये अब तो तो सबा नकवी भी पलट गई, सबा नकवी भी कह रही है कि ये ईवीएम बेकार की बात है। नहीं सर, आप समझिए ना, एक आध दफे तो बात चलती है ना, आप कितनी बार करोगे आप? और चुनाव के नतीजे आपके समर्थन में भी कई बार आए हैं। आपने हिमाचल भी जीता है, तेलंगाना भी जीता है, कर्नाटक भी जीता है, ऐसा थोड़ी है, झारखंड जीता है, पश्चिम बंगाल जीता है, कई जगह तो जीत हुई है विपक्ष की जहां सरकारें हैं। कोई फायदा नहीं है। और सर सबसे बड़ा देखिए इस देश में तो मतदाता ही है सर। मतदाता इनकी इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मतदाता को जहां वोट डालना है वो मन बना लेता है, वोट वहां डाल के। तो इन इन सब चीजों से अब कुछ कहने वाली बात रही नहीं। ये शुरू में रहा जब मोदी जी 2014 वगैरह में जीत के आए पहली बार, 2014-15 शुरू में कहानियां चली है। अब तो मुझे लगता नहीं है कि इस थ्योरी पे कोई कान धरता है अपना, या कोई इसे कोई सीरियसली लेता है। और सबा नकवी ये भी कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये रिजल्ट जो है ये हिंदुत्व का परिणाम है, एक है तो सेफ है, इज द स्लोगन ऑफ आवर टाइम्स। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और ये कोई हिंदुत्व की जीत नहीं है। नहीं साहब, हमने तो टाइटल ही लगाया था कि हमने एक हिंदुत्व की हैट्रिक तो हमने तब लगवाई थी जून में जब मोदी जी की हुई, और हमने तो महाराष्ट्र में भी हिंदुत्व की हैट्रिक लगवाई है, अपनी किताब का नाम चला दिया हमने तो यहाँ भी कि साहब हैट्रिक तो है। देखिए लगातार तीसरी बार बीजेपी को सरकार बनाने का मैंडेट मिला है सर महाराष्ट्र में, छोटी बात तो थोड़ी हिंदुत्व है। पे थोड़ी है, फ्रीबीज पे जीती है,
कह रहा है ना वो, देखो हाँ, आप, तो ये जो सर कह रहा है कि बात तो यही, हिंदुत्व थोड़ी जीती है। सर ये अगर हिंदुत्व की मान लेंगे तो फिर तो इनका जो एजेंडा है वो खत्म हो जाएगा ना सर, ये कैसे मान लेंगे? इस चीज को नहीं मान सकती सबा नकवी जो है, शी इज ट्राइंग टू बी अब मॉडरेट, लोग वो जो है लोग आपकी मॉडरेट बात दिखने की मानेंगे कि कोशिश रवीश कर कुमार रही की हैं। बात मानेंगे? हाँ, वो जो है सर वो मॉडरेट दिखने की कोशिश कर रही है कि ईवीएम वाली थ्योरी छोड़ो, लेकिन हिंदुत्व वाली नहीं मानेगी। मैंने तो हाँ, सर अपनी लाइफ में कोई पत्रकार ऐसा नहीं देखा, खासतौर से जिसे कहते हैं कि कोई मुस्लिम पत्रकार आज तक ऐसा नहीं देखा जो ये मान ले कि साहब नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के एजेंडे पे जीत रहे हैं अपने। इसको तो वो मानेंगे नहीं, कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, इस थ्योरी को नहीं वो स्वीकार करते। हमारे राणा बीबी के नाम कुछ नहीं सुना क्या आपने? हाँ, वो तो सर वो दरअसल क्या है कि ये अपने राणा बीबी और आरफा बीबी जो हैं, ये तो संभल से व्यथित हैं। इन्होंने तो डीवाई चंद्रचूड़ को ये डीवाई चंद्रचूड़ को टारगेट कर रही हैं कि ये जो बच्चे मरे हैं वहां पे, इसके लिए जिम्मेदार डीवाई चंद्रचूड़ हैं, वो फैसला देके गए हैं ऐसे। हम्म, ये तो उस पर चले गए हैं, तो इनका तो विलाप कुछ और है सर। इन्हें महाराष्ट्र महाराष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, इनका तो विलाप कुछ और तरह का है। संजय राउत कह रहे हैं कि साहब 100 सीटों पर धांधली हुई है। ये पहले दिन से कह रहा है, ये आज फिर बोल रहा वो था, मैं देख रहा था टीवी पे अभी। ये तो पहले दिन से कह रहा है। अगर 100 सीटें भी दे दे इनको, तो भी शायद इनकी वो नहीं बनेगी। नहीं, तब तो बन जाएगी। नहीं बन जाएगी नहीं, सर हाँ। फिर लेकिन सर 100 सीटों पे धांधली हुई है, वो जरूरी थोड़ी है कि वो इन 46 के अलावा 100 पे कह रहा है। सब पे कह रहा होगा वो तो, 188 में से कह रहा होगा ना, 288 में से कह रहा हो ना सर वो तो। हाँ। संजय राउत और शरद पवार, इन दो लोगों की सर सबसे ज्यादा किरकिरी हुई है इस चुनाव में। सबसे बुरी हालत में है ये। मेरा तो मानना यही है कि इनको अब कोई सीरियसली लेने वाला है नहीं, ये हालत आपने है। ध्रुव राठी के नहीं देखा? वो ध्रुव राठी का कोई आया नहीं, उसने कहा था मेरे जो है वो 25 मिलियन जो है, वो हम 25 मिलियन हैं, हम पूरा चुनाव बदल सकते हैं। वो तो सर कहता रहता है वो। दरअसल क्या है कि ध्रुव राठी जो है अब उसने उसकी प्रासंगिकता कम हो गई है। शुरुआत में जो है उसकी जो दर्शक वर्ग था, उसका मेन दर्शक वर्ग तो वो था जो नॉलेज से रिलेटेड वो वीडियोस बनाता था। लेकिन उसने जब से अपनी पॉलिटिकल वीडियो बनाने ली है ना, बनानी शुरू की है, तब से नीतीश राजपूत वगैरह जो कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में, अब लोग उन्हें ज्यादा देखने लगे हैं। तो ध्रुव राठी का तो अब क्लियर हो गया है कि वो तो, उसके बारे में तो किसी ने कहा भी था, शायद स्वाति मालीवाल ने कहा था कि ये तो आम आदमी पार्टी के आईटी सेल में काम कर चुका है। वो तो घोषित तौर पर कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का। हम्म। तो आइए फिर आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।